वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर तरंग के माध्यम से। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्यतिकरण और 20 में अंतर। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना किसके बेस पे होता है। क्लियर, जो वाद्य यंत्र देखे हैं ना आप लोग, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा म गा रे सा, इसके बेस पे देखे हैं ना, उसी वाद्य यंत्र के लिए स्वर किस तरीके से मिलाया जाता है, उसी कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। किसकी उपयोग करते हैं? 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं भाई। क्लियर, तो वाद्य यंत्रों का स्वर किस तरीके से मिलाया जाता है इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग देखते हैं भाई। क्लियर कि वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना, संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए विस्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो विस्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाने से विस्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का समस्वरित के माध्यम से हो जाएगा। तो वाद्य यंत्रों का स्वर किस तरीके से मिलाया जाता है इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए विस्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्तियों में थोड़ा अंतर हो, अगर उनकी आवृत्तियों में क्या हो भाई, थोड़ा सा अंतर हो तो विस्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से विस्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्लियर, तो वाद्य यंत्रों का स्वर किस तरीके से मिलाया जाता है यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए जो भी संगीतज्ञ रहते हैं, संगीत के जो ज्ञाता रहते हैं भाई, उनको संगीतज्ञ कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ज्ञाता रहते हैं संगीतकार लोग। इसमें जो वाद्य यंत्र आप लोगों का रहता है, जो आप लोग के पास क्या रहता है, वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्रों को सुर मिलाने के लिए, क्या मिलाने के लिए, सुर मिलाने के लिए, इसमें कितने 7 सुर के माध्यम से होते हैं। हमारे पास 7 सुर होते हैं। एक सा के माध्यम से होता है सा रे, एक गा म प ध नी सा के माध्यम से होता है ये सा रे गा म प ध नी के बेस पे होता है। ये आप लोग 7 सुर के माध्यम से होता है, सा रे गा म प ध नी ध प ग रे सा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो इनका उपयोग के लिए उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, अब इनकी आवृत्ति होती है, इनमें आपके पास आपकी इस तरीके से आवृत्ति है भाई, इसमें भी आवृत्ति है, इसमें भी आवृत्ति है, इसमें भी आवृत्ति है, इस तरीके से वाद्य यंत्र में ये लगा रहता है। ठीक है, इसमें भी आवृत्ति होती है, इसमें भी आवृत्ति होती है। क्लियर, तो वाद्य यंत्र के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये वाद्य यंत्र है। हाँ, सरस्वती का जिसमें वास होता है आप लोग जानते हैं। वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना, संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए विस्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात
उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। किसके उपयोग करते हैं? 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। तो जो भी संगीतज्ञ रहते हैं भाई हमारे, वो अगर वो लोग, आप लोगों का जो सुर रहता है उस सुर को एक साथ मिलाने के लिए, उनके वाद्य यंत्र में जो सुर है उसको एक साथ आवृत्ति मिलाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? तो वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना हमारे पास जो टॉपिक में है वो क्या है? वाद्य यंत्रों का सुर मिलाना। ठीक है, तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए, अर्थात जो भी हमारे संगीतज्ञ होते हैं वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। 20 स्पंद की घटना का क्या करते हैं भाई? उपयोग करते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को, इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को, इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को, ठीक है, इसके लिए आपके पास 2 वाद्य यंत्र रहते हैं भाई। कितने यंत्र आते हैं? 2 वाद्य यंत्र रहते हैं। इसके बेस में 2 वाद्य यंत्र रहते हैं। तो वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाने के लिए संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित हो जाते हैं, मतलब समान हो जाते हैं भाई। क्लियर? तो इसी कंटेंट में ये चीज़ को बताया गया है कि वाद्य यंत्रों को स्वर मिलाने से संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्ति को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र को समस्वरित कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? समस्वरित कर लेते हैं। तो वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना, संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। तो जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं, मतलब एक समान हो जाते हैं भाई। जब दोनों को हम लोग बजाए जाते हैं तो दोनों क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि जब संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का क्या करते हैं?
उपयोग करते हैं। 20-15 की घटना का क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। तो 20-15 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये 20-15 के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस पे भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हो भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो, यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर हो, यदि उनकी आवृत्ति में, यहाँ से देख सकते हैं, यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? समस्वरित हो जाते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। तब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से, क्या करने से, एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से भी जान सकते हैं भाई कि यदि गीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को, ये उनकी आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, ये भी, ये आवृत्ति 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 के माध्यम से है। क्लियर? और ये क्या है? संगीत के स्वर है। संगीत के साथ स्वर के माध्यम से। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, क्लियर, कि यदि संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, उनके आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 सुनाई देता है। अब तक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित हो जाते हैं। तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो
20 स्पंद सुनाई देता है। अब तक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित्र हो जाते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब तक एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित्र हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जब हम लोग वाद्य यंत्र का जो आवृत्ति होता है उसको हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब तक एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समस्वरित्र किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो पहला उसी चीज़ को बोला गया है कि वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं, समस्वरित्र हो जाते हैं, मतलब समान हो जाते हैं, एक साथ दोनों मिल जाते हैं। तो इसी कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। किसके बेस पे? जब हम आपके पास ये आवृत्ति आप लोग के एक दूसरे के बराबर हो जाए भाई, कि आप लोग सा के माध्यम से कर सकते हो, रे के माध्यम से कर सकते हो, ग के माध्यम से कर सकते हो, म के माध्यम से कर सकते हो। अब यहाँ से अगर इस चीज़ को आप लोग इस कंटेंट के बेस पे भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग इसको उल्टे के माध्यम से देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आप लोग इसको उल्टा कंटेंट के माध्यम से देख रहे हैं, आप इस चीज़ को एक उल्टे के माध्यम से हम मान लेते हैं कि ये इसी में आप लोगों को उल्टे कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो भाई कि नी धा पा म गा रे सा, इसके माध्यम से भी जान सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये दो कंटेंट के बेस से होता है, सा रे गा म पा धा नी, ठीक है। और ये होता है नी धा पा मा गा रे सा, ये इसके बेस पे है, सा नी धा का मा, ये इस कंटेंट के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई। क्लियर कि वाद्य यंत्रों को सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, उनकी आवृत्तियों को क्या करने के लिए भाई, समान करने के लिए, उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20 स्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20 स्पंद सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20 स्पंद सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? समस्वरित्र हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को समस्वरित्र भी कर सकते हो भाई कि सा के माध्यम से क्या रहेगा, रा के माध्यम से क्या रहेगा, गा के माध्यम से भी क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, सा के माध्यम से क्या रहेगा,
रे के माध्यम से क्या रहेगा, गा के माध्यम से क्या रहेगा, मा के माध्यम से क्या रहेगा, ध के माध्यम से क्या रहेगा, नी के माध्यम से क्या रहेगा। क्लियर। तो सा रे ग म प ध नी के माध्यम से हो जाएगा। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए, उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित्र हो जाते हैं। तो संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, कसूर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों का समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते जाते हैं। जब दोनों वाद्य यंत्र को एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो दोनों वाद्य यंत्र समस्वरित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समस्वरित्र हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग आवृत्ति को बराबर कर सकते हैं भाई, और आवृत्ति भी यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग बेसिस पे बराबर कंटेंट के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर के बेसिस पे हो जाएगा और ये दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में भी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाना, और तीसरा होता है खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाना। ठीक है, तो जो खान होते हैं, खनन होता है जहाँ पर, वहाँ पर खतरनाक गैसों का पता किस तरीके से लगाया जाता है उसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके लिए एक विशेष प्रकार के, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के, इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान आकार के दो पाइप लगे होते हैं। दो पाइप लगे होते हैं। इसके एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। खान की हवा भरते हैं। यदि खान की हवा शुद्ध हो, यदि खान की हवा शुद्ध हो तो दोनों पाइप से एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है। स्वर निकलता
निकलता है तथा जब अशुद्ध होता है तथा जब अशुद्ध होता है अशुद्ध होता है तो अलग अलग आवृत्ति के स्वर उत्पन्न होने के कारण हमें विस्पंद सुनाई देता है। हमें विस्पंद सुनाई देता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये खानों में खतरनाक गैसों का पता किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, खानों में खतरनाक गैसों का पता किस किस माध्यम से लगाएंगे और ये किसके एक रोडिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो खानों में खतरनाक गैसों का पता हम लोग किसके माध्यम से लगाएंगे भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि खानों में खतरनाक गैसों का पता किस किस के माध्यम से लगाया जाता है। तो इसके लिए भी एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए, इसके लिए भी एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान आकार के दो पाइप लगे होते हैं। इसके एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। यदि खान की हवा शुद्ध हो तो दोनों पाइप से एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है तथा जब अशुद्ध होता है तो अलग अलग आवृत्ति के स्वर उत्पन्न होने के कारण हमें विस्पंद सुनाई देता है। हमें क्या सुनाई देता है? विस्पंद सुनाई देता है। तो यहाँ से आप लोग विस्पंद के माध्यम से भी जान सकते हो भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाना। खानों में खतरनाक गैस जो होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे बाकी कंटेनर के लिए भी हानिकारक होते हैं, दैनिक जीवन में भी हमारे पास हानिकारक होते हैं। तो उसमें जो उपस्थित होते हैं खतरनाक गैस, उस गैस की पता हम किसके माध्यम से लगाएंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं भाई। ठीक है, कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान आकार के दो पाइप लगे होते हैं। इसमें एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। यदि खान की हवा शुद्ध हो तो दोनों पाइप से एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है। क्या निकलता है? एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये विशेष प्रकार के यंत्र किस तरीके से होता है। इसमें समान आवृत्ति किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये शुद्ध हवा किसके बेसिस पे रहेगा और अशुद्ध हवा भी किसके एक रोडिंग में रहेगा। तो शुद्ध और अशुद्ध के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये पाइप किसके बेस पे रहेगा
ठीक है, ये क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान आकार के 2 पाइप लगे होते हैं। इसके एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। यदि खान की हवा शुद्ध हो तो दोनों पाइप से एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है तथा जब अशुद्ध होता है तो अलग अलग आवृत्ति के स्वर उत्पन्न होने के कारण हमें विस्पंद सुनाई देता है। तो खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाते हैं, इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान आकार के 2 पाइप लगे होते हैं। इसके एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। यदि खान की हवा शुद्ध हो तो दोनों पाइप से एक ही आवृत्ति का स्वर निकलता है तथा जब अशुद्ध होता है तो अलग अलग आवृत्ति के स्वर उत्पन्न होने के कारण हमें विस्पंद सुनाई देता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र, इसके लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है भाई, यंत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यंत्रों के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बिल्कुल समान प्रकार के 2 पाइप लगे होते हैं। इसके एक पाइप में शुद्ध हवा तथा दूसरे पाइप में खान की हवा भरते हैं। तो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब जानते हैं भाई डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट किसके बेसिस पे होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये डॉपलर प्रभाव। आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे है ना, ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का डॉपलर प्रभाव आप लोगों का मोस्ट क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई डॉपलर प्रभाव क्या होती है। ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव इसके बेस पे रहता है। चलिए डॉपलर प्रभाव, इसको हम लोग देखते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के माध्यम। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, ठीक है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। क्या गति होती है, आपेक्षिक गति होती है। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत, देखिए यहाँ पर मैं लिख कर बता रहा हूँ, जब ध्वनि स्रोत, जब ध्वनि स्रोत, जब ध्वनि स्रोत तथा, यहाँ लिखा है फिर भी मैं लिख करके बता रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको मेहनत करना है भाई। ठीक है, नोट डाउन करते जाना, ये नहीं कि जो दिख रहा है बस और क्या लिखना है ऐसा नहीं बोलना है, उसको लिखना है भाई। जब दोनों, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, तथा श्रोता के बीच श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, गति होती है, तो श्रोता को, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की, ध्वनि स्रोत की, ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, कुछ बदली हुई, कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को, तथा
इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, ठीक है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच ये कंटेंट होता है किसके बेस पे होता है? जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच ये कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या कहते हैं भाई? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये आप लोगों के डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये किसके बेस पे आ जाएगा भाई? ये आप लोगों के डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो आप लोग पास में आता है कि डॉपलर प्रभाव क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके बेस पे रहता है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच क्या होती है? अपेक्षिक गति होती है। अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति, जो वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव किसके बेस पे रहेगा? आप लोग जान सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि डॉपलर प्रभाव किसके इफेक्ट में रहेगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। इसके बेस पे भाई? डॉपलर प्रभाव के बेस पे, कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत, यहाँ से जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक
आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, तथा इस आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोग पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव को समझाइए, डॉपलर प्रभाव किसके और किसके बीच पे होता है, इसमें अपेक्षिक गति क्या होती है, इसमें वास्तविक आवृत्ति किसके बेस पे होती है, आभासी आवृत्ति क्या होती है, इस प्रभाव को हम लोग किसके रूप में देखते हैं, ये प्रभाव किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं तथा इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, डॉपलर प्रभाव बोला जाता है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों के डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। तो आप लोग पूछा जाएगा कि डॉपलर प्रभाव किसके बेसिस होता है, डॉपलर प्रभाव क्या है, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत और श्रोता का वेग ध्वनि के रूप में अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग भी याद रखिएगा कि डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे क्लियर कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बेसिस से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव किसके बेस पे रहेगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती हैं जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब जब भी हम लोग डॉपलर प्रभाव के बारे में कंटेंट जानते हैं भाई, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले डॉपलर प्रभाव, यहाँ से देखिए डॉपलर प्रभाव जो होता है आपके पास, जो डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले जो आभासी परिवर्तन होता है, दो तरीके से परिवर्तन होता है, एक वास्तविक परिवर्तन होता है और एक आभासी परिवर्तन होता है। तो उसी कंटेंट में ये बोला गया है कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है। आभासी परिवर्तन को ये क्या करता है, बताता है भाई। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत और श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है भाई। क्लियर, इस प्रभाव में डॉपलर प्रभाव आपका लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत और श्रोता का वेग स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि का वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है भाई। क्लियर, तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से जानते हैं जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पर जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर आप लोगों का डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। इस कंटेंट को आप लोग याद रखिएगा कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो उसे डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। उससे डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्लियर, तो यहाँ से भी जान सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन नहीं, क्या परिवर्तन भाई, आभासी परिवर्तन। तो इस कंटेंट के अनुसार से आभासी परिवर्तन से हम लोग देख सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए हम डॉपलर प्रभाव को निम्नलिखित 4 स्थितियों में देखते हैं। ध्वनि तरंगों में, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित
4 स्थितियों में होता है, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच क्या होती है भाई, आपेक्षिक गति होती है। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो जाता है तो इसको हम लोग डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है भाई कि डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो आप लोग लिखोगे कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित कितने स्थितियों में होता है भाई? 4 स्थितियों में होता है। क्लियर? तो इसको हम लोग 4 स्थितियों के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव किसके बेस पे रहता है और डॉपलर प्रभाव किसके एक रोडिंग में बेस पे होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके एक रोडिंग में हो रहा है और ये किसके बेसिस में भी हो रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा भाई, ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार आप लोगों का जो डॉपलर प्रभाव है वो लागू नहीं होगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है भाई। डॉपलर प्रभाव कितने स्थितियों में होता है, निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता के ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है। क्या हुई प्रतीत होती है भाई, बदली हुई प्रतीत होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच
अपेक्षिक गति होती है। क्या होती है? अपेक्षिक गति होती है। तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉप्लर प्रभाव क्या होता है? लागू नहीं होता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब श्रोता अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के रूप वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित कितनी स्थितियों में होता है भाई? 4 स्थितियों में होता है, ठीक है। तो ये चारों स्थितियों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आभासी आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों के लिए हम लोग डॉप्लर प्रभाव के निम्नलिखित 4 स्थितियों में देखते हैं भाई। हम लोग कितनी स्थितियों में देखते हैं इस चीज़ को? 4 स्थितियों में देखते हैं। पहला स्थिति के बेस पे देखते हैं, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, पहला, ठीक है। दूसरा, यदि ध्वनि स्रोत स्थित हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो। तीसरा, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो। और चौथा, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम ये गतिमान हो, ठीक है। तो पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। दूसरा, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता क्या हो? गतिमान हो। तीसरा, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो। चौथा, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम क्या हो? गतिमान हो, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के रूप से वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव का लागू नहीं होता। ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव की 4 स्थितियों में होता है, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।